हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निखिल। यूपी पीसीएस 2024 के पीवाईक्यू हम सॉल्व करा रहे हैं। इससे पहले दो वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं 50-50 क्वेश्चंस की, और अभी तीसरी वीडियो होगी जिसमें पूरा 2024 का पीवाईक्यू कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 101वां प्रश्न पहला है, विधि के समक्ष समानता। ये सही मिलान जो नहीं होना चाहिए ये पूछ रहा है, कौन से जोड़े का मिलान सही नहीं है। तो विधि के समक्ष समानता इसके सामने नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों के लिए सुनिश्चित की गई है। दूसरा है, लोक सेवाओं में अवसर की समानता, ये केवल भारत के नागरिकों के लिए सुनिश्चित है। तीसरा है, किसी नए राज्य की स्थापना करना, तो ये संसद की शक्ति बता रहे हैं। चौथा है, किसी राज्य का नाम बदलना, ये राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ। तो इसमें जो डी है गलत है, क्योंकि किसी राज्य का नाम बदलना ये संसद की शक्ति होती है, ना कि विधानमंडल की। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। 102वें प्रश्न पे चलते हैं। इसमें सूची का मिलान करना है। तो भारत की जो संचित निधि है वो अनुच्छेद 266 में है। वित्त आयोग है अनुच्छेद 280 में। वित्तीय आपातकाल की बात की जाती है अनुच्छेद 360 में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा लेखा परीक्षक हैं वो अनुच्छेद 148 में है। इसी क्रम में अगर हम देखें तो आंसर सी हो जाएगा, 1, 3, 2, 4। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका सी, 1, 3, 2, 4। आगे बढ़े। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की बात कर रहे हैं। तो इसमें अस्पृश्यता का अंत यानी एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। फिर दूसरा है, मानव देह व्यापार और बलात्श्रम का निषेध यानी प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। थर्ड है, कारखानों और खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। चौथा, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो इसमें दूसरा और तीसरा ये आर्टिकल 23 और 24 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की बात की गई है, तो उस हिसाब से 2 और 3 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, यानी कि ए इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। 104, निम्नलिखित समूहों में से किसमें केवल आगत उपकरण यानी कि इनपुट डिवाइस की बात की गई है, तो इसमें डी सही हो जाएगा, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। ठीक है ना, ये इनपुट डिवाइसेस हैं। 105वें प्रश्न में आते हैं। कंप्यूटर मेमोरी का वह कौन सा भाग है जो विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर भी अपरिवर्तनशील रहता है, मतलब नॉन वोलेटाइल मेमोरी की बात ये कर रहे हैं। इसमें हिंदी वाला थोड़ा गड़बड़ है, इंग्लिश में देख लें। REM, दूसरा RAM यानी कि रैम, तीसरा ROM यानी कि रोम, और तीसरा नन ऑफ अबोव। तो इसमें सी ROM यानी रीड ओनली मेमोरी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। 106, निम्नलिखित में से कौन सा फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस डिग्री के बीच सही संबंध दर्शाता है, तो इसमें सी डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 है ना, ये बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं 107वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, क्रोमोसोम DNA तथा प्रोटीन से बने होते हैं। दूसरा, किसी कोशिका का केंद्रक कोशिकीय विभाजन प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता है। तीसरा, क्रोमोसोम संततियों के लिए सूचनाएं रक्षित रखते हैं। डी है, DNA की कार्यात्मक इकाई जीन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, किसी कोशिका का केंद्रक कोशिकीय विभाजन प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता, ये इसका गलत आंसर होगा। ठीक है ना, बी इज द राइट आंसर। 108वां कथन कि CO2, SO2 और NO2 गैसें वर्षा जल में घुल जाती हैं और अम्लीय वर्षा उत्पन्न करती हैं, तो सही बात है। कारण है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसों की उच्च सांद्रता के कारण वायुमंडलीय वायु प्रदूषित होती है। हाँ, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो और व्याख्या भी हो रही है, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े 109वें प्रश्न पर। ये करंट अफेयर का प्रश्न है। 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला है, इस बैठक में इंडोनेशिया ने रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई, बिल्कुल सही है। दूसरा, यह बैठक 5 मई 2024 को जकार्ता में आयोजित की गई, नहीं ये गलत है। ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, केवल एक इसका सही है। ठीक, आगे बढ़े 110 फिर से करंट अफेयर। FWD 200B के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला है, यह भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक UAV विमान है। दूसरा, इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है। तो आयोग के हिसाब से इसके दोनों कथन सही थे, डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े 111वें प्रश्न से।
फिर से ये करंट का प्रश्न है। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला है FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए अपनी तरह की पहली पहल है। दूसरा है बैठक में भारत के वाणिज्य सचिव श्री सुनील वर्थवाल ने भाग लिया। तो इसमें ना दोनों कथन सही है, ठीक है ना, डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। इसमें कुछ अभ्यास हैं, ये करंट का प्रश्न है पर ये इस तरह टफ प्रश्न था ये वाला, ठीक है ना। तो इसका जो देखते हैं, पहला है भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक के बारे में पूछा है इन्होंने, ये कब हुआ था। फिर भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति। फिर तीसरा है भारत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रायंट 2024 का हार्बर चरण और मिलन 2024। इन्होंने इनका मतलब मैच कराया था इनके डेट से, ये कब कब ऐसे हुए थे। तो ए का है इसमें 3, बी का है 2 और सी का 4 एंड डी का 1, यानी कि जो इसका राइट आंसर है इसका बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं कि 113वां प्रश्न है कि सक्सकाम घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला, यह घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले POK यानी कश्मीर का हिस्सा है। दूसरा, भारत ने इस घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास पर विरोध दर्ज कराया है। तो 113 का डी, यानी कि दोनों ही प्रश्न इसके सही हैं। आगे बढ़ें 114वें प्रश्न पर। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। पहला है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये कब आया था? 1978 में। उसके बाद है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यानी कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की बात करें तो 1999 में आया ये कार्यक्रम। और उसके बाद है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि नरेगा कह लो या मनरेगा 2006 और प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014। इस क्रम में देखेंगे तो हमें मिलेगा 1 2 3 4, यानी कि जैसे लिखे हैं उसी क्रम में ये सही भी है, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ें 115वें प्रश्न पर। आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है इंडियन इकोनॉमी है अंडर डेवलपमेंट है, तो ये सही है। दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हाँ, तो इंडियन इकोनॉमी कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। भारत ना ही पूंजीवादी है पूरी तरह से, ना ही समाजवादी है, दोनों का मिक्सचर है ना, तो इसलिए मिक्स्ड इकोनॉमी है। तीसरा है जेएम कीन्स अर्थशास्त्र के जनक हैं, तो नहीं, कौन है? एडम स्मिथ। तीसरा गलत और राइट आंसर ए हो जाएगा इसका, ठीक है ना, पहला और दूसरा इसका सही है। आगे बढ़ें 116 अभिकथन और कारण। अभिकथन है कि राष्ट्रीय मुद्रा का वह मूल्य जो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति द्वारा तय होता है उसे नम्य विनिमय दर कहते हैं, यानी कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहते हैं, तो ये सही है, ठीक है ना। कारण है विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होती है, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसका जो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ये ए सही और आर गलत हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 117वें प्रश्न पर। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, दूसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन, तीसरा है बैंक शाखाओं द्वारा गांव को गोद लेना। उपयुक्त घटनाओं में से किन्हें भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाया गया कदम माना जा सकता है? तो इसमें ये तीनों के तीनों ही क्या है? भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाया गया कदम थे, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। 117 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि तीनों कथन सही है। फिर 118वें प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या तक विस्तारित होगा, बिल्कुल सही है। दूसरा है इसमें महिलाओं और बच्चों के पोषण समर्थन पर विशेष ध्यान दिया गया है, ये भी सही है। तीसरा है यह 5 जुलाई 2010 को लागू किया गया था, नहीं, ये 2013 में लागू किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर होगा इसका डी, यानी कि आपको अगर पहले से ही पता हो तीसरा इसमें गलत है, तो देखो पहले दूसरे तीसरे में तीसरा ऑप्शन है तो गलत है, इसमें एलिमिनेशन मेथड आप लगा सकते थे, राइट आंसर डी हो जाएगा। 119वां प्रश्न है कथन कारण। अभिकथन है कि मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI एवं
सतत विकास लक्ष्यों यानी कि एसडीजी पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में सकारात्मक संबंध है। सही है ये। कारण है सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों का शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ संबंध है। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका सी, दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है। ठीक है, आगे बढ़े 120वें प्रश्न पर। यहाँ कुछ सूचियां हैं और उनका मिलान करना है। ये 2022 में प्रवासियों द्वारा भेजी हुई राशि की क्रम को दर्शा रही हैं। तो 120वें प्रश्न में जो अगर सूची अगर मिलान करें तो मैक्सिको का जो स्थान है द्वितीय है यानी कि 2, और चीन का स्थान है आपका तृतीय, भारत है प्रथम स्थान पर और फिलीपींस चतुर्थ यानी कि 2, 3, 1, 4। राइट आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं 121वां प्रश्न में फिर से एक सूची है जो 2019-23 के दौरान आधारभूत संरचनाओं पर किए गए खर्च के अनुसार श्रेष्ठता क्रम को दिखा रही हैं। तो 121 में हम देखेंगे महाराष्ट्र का स्थान है दूसरा, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, तमिलनाडु का स्थान तृतीय है और कर्नाटक में चौथे स्थान पर है। 2, 1, 3, 4 आंसर इसका बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ओके 122 अब कथन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है। बिल्कुल सही है ये। कारण है आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, ये भी बिल्कुल सही है, पर इसकी ये व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका 122 का ए इज द राइट आंसर। 123 में चलते हैं। आईसीटी आधारित ई गवर्नेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो ई गवर्नेंस से संबंधित प्रश्न है ये, जिसमें पहला है कि ई गवर्नेंस सरकार पर पारदर्शिता को कम करता है। कैसा हो सकता है कि ई गवर्नेंस और पारदर्शिता कम हो रही हो, बढ़नी चाहिए, है ना। ई को कम करने की बात कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, ई गवर्नेंस से सरकार की लागत कम हो जाती है। हाँ, चीज़ें ऑनलाइन हो जाएंगी, है ना। तो जैसे उमंग ऐप है आपकी ई गवर्नेंस से संबंधित है, तो ये सही है। तीसरा, ई गवर्नेंस से सरकार में नागरिकों का योगदान बढ़ जाता है, तो ये भी बात सही है, हाँ बिल्कुल बढ़ जाता है। चौथा, ई गवर्नेंस नौकरशाही की लाल फीताशाही को बढ़ाता है, मतलब ई गवर्नेंस इंक्रीज ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपेज नहीं, ये बढ़ाएगा कैसे, कमी तो होगी जब पारदर्शिता आएगी तो। ठीक है ना, तो बी इज द राइट आंसर, 123 का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 124वें प्रश्न पर। संघ लोक सेवा आयोग को निम्नलिखित में से किन स्रोतों से कार्य शक्तियां प्राप्त होती हैं। पहला है संविधान, दूसरा है संसदीय कानून, तीसरा है कार्यकारी नियम और आदेश, चौथी है परंपराएं। तो इसी ये चारों के चारों जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट लॉज हैं, एग्जीक्यूटिव रूल्स एंड ऑर्डर्स हैं, कन्वेंशन हैं, तो ये सबसे इनको शक्तियां प्राप्त होती हैं संघ लोक सेवा आयोग को। ठीक है, तो ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 124 का डी। 125 पे चले। पहला है निर्वाचन आयोग, ये सुमेलित पूछ रहा कौन सा है। तो निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 165, ये सही है क्या, गलत हो जाएगा ये। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 148 में, नहीं ये भी गलत है। वित्त आयोग 263 में है, अभी पीछे क्वेश्चन में देखा ही था, तो ये भी गलत है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 34, ये 340 होगा, ये मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 340 ये सही है, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है ये 340 में दी है। ठीक है, तो जो 125 का राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें 126, इसमें सही काल क्रमांक की पहचान करना है। ये केसेस हैं फेमस, आपने पढ़े होंगे शायद। पहला शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, दूसरा सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, तीसरा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो इनमें से आपको ये क्रम में लगाना है आपको ये सब। ठीक है ना, तो सबसे पहले शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ राज्य, सबसे पहले यही आए, उसके बाद सज्जन सिंह, फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य और लास्ट में 1973 का केशवानंद भारती केस बहुत फेमस है। तो ये पहले सी क्रम में ही है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो 126 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, फिर 127वें प्रश्न पे आते हैं। संशोधनों का उनके कार्यान्वयन के वर्ष से सही मिलान करना है। 42वां संविधान संशोधन कब आया, 1976 में आया 42वां संविधान संशोधन। ठीक है ना, उसके बाद 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया, 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया और 96वां संविधान संशोधन 2011 में आया।
राइट आंसर डी हो जाएगा इसका, ठीक है ना। अब 128वें प्रश्न पर चलते हैं। इसमें सूची है, मिलान करना है कि सहकारी संघवाद, सौदेबाजी संघवाद, अर्थ संघवाद और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति। तो ये सब कथन है। इसमें इन्होंने पूछा है किसने क्या क्या बोला है, ठीक है ना। तो इसमें जो सहकारी संघवाद है, ठीक है, ये कथन यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कौन करता है? ग्रेनविल ऑस्टिन। उसके बाद सौदेबाजी संघवाद यानी कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म की बात कौन करता है? मॉरिस जोन्स। एंड अर्थ संघवाद यानी क्वासी फेडरलिज्म की बात कौन करते हैं? केसी वेयर। और डी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति यानी कि फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ये कौन कहता है? आइवर जेनिंग्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका फिर? 128 का सी। सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े 129। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय पंचायत राज में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तर नहीं है? पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, न्याय पंचायत। तो हमें पता है न्याय पंचायत इनमें नहीं है, जबकि पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत ये 3 स्तर की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़े 130वां प्रश्न है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश है प्राप्त करने के बाद की जाएगी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे तथा जिसमें अन्य लोगों के अलावा निम्नलिखित शामिल होंगे। तो जो समिति लोकपाल को जो है चयन करती है, राष्ट्रपति द्वारा बनाई गई वो समिति होती है, उसमें कौन कौन सदस्य है ये पूछना चाह रहे हैं। तो पहला है भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश। दूसरा है राज्यसभा के सभापति। तीसरा है लोकसभा अध्यक्ष। और चौथा ऑप्शन है लोकसभा में विपक्ष का नेता। तो उसमें देखो पहला सही है, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय कोई न्यायाधीश, बिल्कुल सही है। लोकसभा के अध्यक्ष ये भी सही है और लोकसभा के विपक्ष के नेता ये भी सही है। इसमें राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति शामिल नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। आगे बढ़े 131वां प्रश्न। 131वां प्रश्न, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनवरी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया, ठीक है ना। उसके बाद समाजवाद से सहानुभूति होने के कारण औपचारिक रूप में जवाहरलाल नेहरू इस दल में शामिल हुए। तो ये पूछ रहा सही कौन सा है? तो दोनों ही कथन गलत हो जाएंगे इसमें, ठीक है ना तो एक सही है ना ही 2 सही है। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक। आगे बढ़े 132वें प्रश्न पर, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है अबुल फजल की हत्या, दूसरा शेख मुबारक की मृत्यु, तीसरा फैजी की मृत्यु और दनियाल की मृत्यु, ठीक है। तो जो 132 में जो अबुल फजल की जो हत्या है ना, मर्डर ऑफ अबुल फजल, ये हुआ 1602 में। शेख मुबारक की मृत्यु हुई है 1593 में। वहीं फैजी की मृत्यु हुई है 1595 में और दनियाल की मृत्यु हुई है 1605 के आसपास, ठीक है ना। तो जो 132 है, अगर इस क्रम को हम देखें तो ये आपको मिलेगा 2, 3 और 1, 4 यानी कि सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 133 प्रश्न पे, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव, दूसरा है क्रिप्स मिशन को भारत आगमन, तीसरा है रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन, चौथा है कांग्रेसी मंत्रियों के त्याग पत्र। तो 133 में हम देख रहे हैं जो लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव है 1940, सबको पता ही है। एंड क्रिप्स मिशन का भारत आगमन हुआ है ये लगभग मार्च 1942 में। एंड रामगढ़ कांग्रेस का अधिवेशन मार्च 1940 में हुआ है ये भी। और कांग्रेस मंत्रियों का जो त्याग पत्र है, रेजिग्नेशन लेटर ऑफ कांग्रेस मिनिस्टर्स, ये 1939 की घटना है। तो किसमें है ये? अगर तो 4, 3, 1, 2 यानी कि बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े 134, इसमें कुछ बुक हैं और उनके सामने उनके राइटर हैं, देखते हैं। तो पहला है द हिंदू पॉलिटी, दूसरा द वंडर दैट वाज इंडिया, तीसरा एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो 134 पे द हिंदू पॉलिटी के राइटर कौन है? ये केपी जायसवाल हैं।
द वंडर दैट वाज इंडिया के राइटर हैं A.L. बॉशम। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी के राइटर D.D. कौसाम्बी। और द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के राइटर हैं विंसेंट आर्थर स्मिथ। 134 का सी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए 135वां प्रश्न है कथन कारण का। तो कथन है प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज्य ईश्वरीय दिन लगता था जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण लाना था। क्या ये बात बिल्कुल सही है? उसके बाद है कारण उनकी शिकायत केवल भारत में अन्य ब्रिटिश राज्य के खिलाफ थी। तो इसमें हमें जो राइट आंसर ढूंढना है तो दोनों ही सही है और ये व्याख्या भी हो रही है। तो 135 का सी। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। उसके बाद 136 विलियम A.J. आर्कीवोल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? पहला है वे राजकीय कॉलेज ढाका के प्राचार्य थे। वे लाहौर कॉलेज लाहौर के प्राचार्य थे। वे MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्राचार्य थे। वे मेवोर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद के प्राचार्य थे। तो 136 का बी, वे लाहौर कॉलेज लाहौर के प्राचार्य थे, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं थे। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। 137वें प्रश्न में चलते हैं, इन्हें कालानुक्रम में लगाना है। बेल्लौर विद्रोह, नाना फडणवीस की मृत्यु, बेलजली को वापस बुलाना, आंग्ल नेपाली युद्ध। तो जो बिल्लौर का विद्रोह था ना, बिल्लौर म्यूटनी, यह हुआ था 1806 में, 1806। नाना फडणवीस की मृत्यु जो हुई थी लगभग 1800 में हुई। बेलजली को जो वापस बुलाया था, रिकॉल ऑफ बेलजली, तो ये 1805। एंड एंग्लो नेपालीज वॉर हुई है 1840 में। ठीक है ना, जब सुगौली की संधि होती है तो यहाँ सुगौली संधि से युद्ध समाप्त होता है। तो इस क्रम में हम देखेंगे पहले दूसरा, फिर तीसरा, एक और फिर 4, 2, 3, 1, 4 ये क्रम होगा इसका। ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़े 138वें प्रश्न पर। फिर से एक और सूची मिलान करनी है जिसमें विद्रोह और उनके नेतृत्व करता है। पाई का विद्रोह, बरेली विद्रोह, मालाबार विद्रोह, सिलहट का विद्रोह। ठीक है, तो पाई का विद्रोह है, इसके जो नेतृत्व करता थे जगबंधु विद्याधर महापात्र यानी कि 1 का 4। बरेली विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे मुफ्ती मोहम्मद एवाज थे। मालाबार विद्रोह से संबंध था एड़ाचला कोंगन का और सिलहट विद्रोह से संबंध था राधाराम। तो इसी क्रम में 4, 3, 1, 2 ये राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। 139 का क्रम देखें, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक, उसके बाद कौन सा राष्ट्रीय समुद्री दिवस, फिर है विश्व एथलेटिक्स दिवस, उसके बाद है आपका विश्व रेड क्रॉस दिवस। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है ये आपका 5 अप्रैल को। विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है 7 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ये 8 मई को। ठीक है ना, तो ये राइट आंसर आपका इसमें हो जाएगा बी। 2, 1, 3, 4 एक क्रम में इनका। ठीक है ना, दोनों ने पूछा है क्रम, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 139 का बी। 140वें प्रश्न पे चलते हैं। ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है। जो आर्यभट्ट पुरस्कार है 2024 का किसे मिला था? डॉक्टर सुब्बाराव पुवलोडी को मिला था ये। विश्व साहित्य पुरस्कार 2024 की बात करें, ये किसे मिला था? ये मुमताजी सागर को मिला था। तीसरा है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे मिला था? अमिताभ बच्चन को मिला था। डी है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024, ये आलोक शुक्ला को मिला था। 3, 2, 1, 4 राइट आंसर ए। आगे बढ़े 141, इसमें विटामिन और उनकी कमी से जो होने वाले रोग हैं उसकी सूची है। तो इसमें इंग्लिश वाला वर्जन देखो, थोड़ा सही लिखा है। विटामिन ए, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से हमें पता है इसमें ब्लाइंडनेस हो जाता है। ठीक है ना, उसके बाद विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है? बेरी। विटामिन सी से स्कर्वी एंड विटामिन डी से रिकेटस। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर इसका बी होगा। तो बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े 142, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए 142वां प्रश्न है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। Consider the following statements with reference to special officer for linguistic minorities। पहला है संविधान में प्रत्येक राज्य हेतु
भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के पद का प्रावधान किया गया है। दूसरा है 9वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसके लिए एक नया अनुच्छेद 350 भी जोड़ा गया है। तो जो 142 का आंसर है बी, यानी कि दोनों इसमें गलत है, ठीक है ना, इसमें दोनों गलत हो जाएंगे, ना तो एक ना ही दो। आगे बढ़ें 143, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में कौन कौन है? द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स, पहला है व्यापार एवं वाणिज्य यानी ट्रेड एंड कॉमर्स, दूसरा है सामानों में मिलावट एडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स, तीसरा उत्तराधिकार यानी सक्सेशन। तो 143 में कौन कौन से होंगे? इसमें सामानों में मिलावट और उत्तराधिकार, ये दोनों ही किसमें आते हैं? आपकी कंकरेंट लिस्ट के हिस्सा हैं, ठीक है ना। तो डी इज द राइट आंसर, 2 और 3। आगे बढ़े 144 पे, ये करंट का प्रश्न है वैसे। फातिमा बीबी का हाल ही में निधन हुआ, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल थी। दूसरा, उन्होंने 1997 से 2001 तक केरल राज्य के राज्यपाल के रूप में सेवाएं दी थी। अब ये फंसाने वाला प्रश्न था, इन्होंने रख दिया केरल राज्य, जबकि थी कहाँ की ये? तमिलनाडु में, ठीक है ना, तो ये गलत है। तीसरा, ये उच्चतम न्यायपालिका तक पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। हाँ, तो ये सही है, तो 1 और 3 इसके बिल्कुल सही है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े 145, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है, सही है। दूसरा है औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन करने के लिए केंद्रक अभिकरण है, तो दोनों ही सही है इसमें, ठीक है, डी, 1 और 2 दोनों सही है। आगे बढ़े 146 पे, कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है? तो बताइए 73वां और 74वां जो संशोधन अधिनियम है ये किससे है? लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया से संबंधित है, ठीक है ना, तो 140 का डी इज द राइट आंसर। 147, ये फिर से सूची दी है, लेखक और उनकी पुस्तक का से लल्लन जी गोपाल हैं, हबीब एम निजामी है, के.एस. लाल हैं, दशरथ शर्मा है, ठीक है, इनकी हमें बुक्स देखनी है। तो 147 पे चलते हैं। इसमें जो आपके सबसे पहले लल्लन जी गोपाल, इनकी जो बुक है द इकोनॉमिक लाइक ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, दूसरा इसका सही है। दूसरा है हबीब एम निजामी, इनकी है अ कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया द दिल्ली सल्तनत, ठीक है। उसके बाद अगली देखें के.एस. लाल, इनकी हो जाएगी हिस्ट्री ऑफ द खलजीज, एंड लास्ट एंड दशरथ शर्मा, इनका है अर्ली चौहान डायनेस्टीज, यानी कि 2, 1, 4, 3, 147 का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े 148वें प्रश्न पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार के जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया, सही है। दूसरा है लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने की मान्यता प्रदान की, तो ये गलत है, मान्यता प्रदान नहीं की, ठीक है ना, प्रदान करती तो फिर युद्ध होता ही क्यों, तो इसका सी इज द राइट आंसर। 149 में चलते हैं, इन्हें आरोही क्रम में लगाना है, इत्सिंग, अलबरूनी, हेनसांग, फायान, ठीक, तो लगाओ इन्हें। सबसे पहले इनमें कौन आया? तो फायान सबसे पहले आया है, आपको पता चंद्रगुप्त के दरबार में ये आए थे, ठीक है ना, चंद्रगुप्त तृतीय दरबार में। फिर हेनसांग आए थे, ठीक है ना, ये हर्षवर्धन के दरबार में। फिर इत्सिंग आए और लास्ट में अलबरूनी आए थे, तो 149 का बी, ठीक है, राइट आंसर। 150 और आज का अंतिम प्रश्न, कथन कारण है। कथन है बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया, तो ये सही है। कारण है यह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमणों से सुरक्षित करना चाहता था, हाँ ये भी सही है। पर आयोग ने इसका व्याख्या गलत मानी कि इन्होंने बोला कि दोनों सही तो है पर व्याख्या नहीं कर रहा, ये आयोग के हिसाब से सही है, ठीक है ना, सी इज द राइट आंसर। तो ये 150 प्रश्न की पूरी आपको वीडियो मिल गई होगी, इससे पहले तो वीडियो है और ये लास्ट वीडियो है,
ठीक है ना। तो 2024 का पूरा PYQ समाप्त होता है। थैंक यू क्लास। आप देखते रहिए ऐसे ही और आगे आप अपनी राय दीजिए कमेंट से। ओके, थैंक यू क्लास।